कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम सीरीज लेकर के चल रहे हैं 10 और 12 का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारा लेक्चर प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड है। आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके पहले हमने पढ़ा है कि गॉस थ्योरम का बेसिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका बेसिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसका बेसिक है चार्ज। फिर उसी में हमने पढ़ा कि दो चार्ज है उसके बीच क्या इफेक्ट पड़ेगा, अट्रैक्शन रिपल्सन कितना मिलेगा, जिसको हमने कहा कूलम्बियन फोर्स। उसके बाद हमने डाइपोल भी पढ़ा। इसमें डाइपोल में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग आ रहा है मोनोपोल के कारण जो आता है उससे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो केस में हमने पढ़ा, पॉइंट चार्ज के कारण और डाइपोल के कारण। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया मल्टीप्लिकेशन होने से क्या होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया गया है, वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लीजिएगा। पर यहाँ टॉपिक उससे रिलेटेड है, इसीलिए थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। क्योंकि गॉस थ्योरम हमारे पास जो है वो है फ्लक्स का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जैसा कि लिख दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या रिलेशन है। गॉस थ्योरम कहा जाता है कि किसी भी बंद सतह के अंदर जितने चार्ज होंगे उन सारे चार्जों को ऐड करके, और अगर हम फील्ड जानना चाहें, फ्लक्स जानना चाहें, तो इस रिलेशन से मिल जाता है। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस। मतलब ये कि अगर कोई सतह है हमारे पास, इस सतह के अंदर कुछ चार्ज है, तो चार्ज जितना होगा उतना ही फ्लक्स होगा। उसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, 1/एप्सिलॉन, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी के बारे में भी बता दिया गया है, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। यह एक तरह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लीकेज है। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाता है, किसके कारण, तो परमिटिविटी के कारण। मटेरियल अगर डालेंगे तो उसका परमिटिविटी अलग होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा, कम करेगा, वैल्यू को मिनिमम करता है परमिटिविटी जो है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए वैल्यू को कम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है उसका। हम देखेंगे गॉस थ्योरम में कि कैसे कोई बंद सतह है तो उसके अंदर चार्ज रखा गया है, तो उससे क्या रिलेशन फ्लक्स में आता है। तो फ्लक्स थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मान लिया जाए कोई हमारे पास एक बॉडी है, उसके अंदर चार्ज रखा गया है। तो चार्ज तो है ही, उसके साथ और क्या मिल सकता है, तो स्पेस मिल सकता है, एरिया मिल सकता है। क्योंकि चार्ज के चारों तरफ एक एरिया तो है ही, कहीं पर तो एरिया है ही। तो चार्ज को जब एरिया से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज के पास, और उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए ds, तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को लिखा जाता है EDS cos थीटा। साथ में अगर टोटल फ्लक्स हमें निकालना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन तो है ही, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा ds cos थीटा। इन सारी बातों को हम पहले भी देख चुके हैं, पहले का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। फ्लक्स के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से बता दिया गया है। इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और ये मान लिया जाए मेरा सरफेस है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के लिए बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में एरिया मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। साथ में ये है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट से कैसे मालूम चलता है कि स्केलर प्रोडक्ट ही रखना है, ठीक है, मैथमेटिकली आता है हमारे पास।
की cos थीटा लिख देंगे। फ्लक्स हमारे पास स्केलर है, वेक्टर क्यों नहीं है? कैसे मालूम चला कि ये वेक्टर है? ये ऐसे मालूम चला कि मान लिया जाए इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। हमने एक एग्जांपल लिया था, पानी बह रहा है। पानी अगर बह रहा है और इसको बीच में हम रख देंगे, पानी इससे होकर के गुजरेगा। तो मैक्सिमम पानी कब गुजरेगा? जब ये 0 डिग्री पर होगा। किसके साथ? तो फील्ड लाइन के साथ, पानी के प्रवाह के साथ। 0 डिग्री जब होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्लक्स फील्ड के साथ ds मतलब एरिया। ds हमारे पास एरिया है, छोटा सा एरिया है। बड़ा कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ इंटीग्रेशन तो एक ही चीज़ है। तो एरिया के साथ मैंने फील्ड को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, उसमें अगर हमने एक एरिया ड्रॉ कर दिया, एरिया वेक्टर कह सकते हैं उसको, एरिया वेक्टर ही होता है, तो क्या मिलेगा हमारे पास? ये इसका अगर एरिया ds है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रहा है E, तो हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा E ds। अगर इसका एरिया A है तो E A हो जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स इतना ही है। फ्लक्स एक अलग क्वांटिटी है जो बना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया को मल्टीप्लाई कर देने पर। तो एरिया वेक्टर मालूम है आप लोगों को? एरिया वेक्टर सतह के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। कोई भी सरफेस अगर है तो आप उसको कैसे देखेंगे? सामने से देखेंगे अगर आप इसे बोर्ड को, तो आपका देखने का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। किससे? सतह से। तो सतह के 90 डिग्री पर एरिया वेक्टर प्लॉट किया जाता है, जिसका उपयोग हम करेंगे गॉस थ्योरम को जानने में। एरिया वेक्टर जहाँ बनाएंगे वहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री बनाते हैं। तो देखते हैं अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस थ्योरम क्या बोलता है। गॉस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं हम लोग। क्या है गॉस थ्योरम का प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम? अब प्रूफ करने के लिए एक सरफेस बनाना पड़ेगा, एक सतह बनाना पड़ेगा, उसके अंदर चार्ज को रखना होगा। जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर एक रिलेशन देखेंगे जो आ जाता है हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε टाइम ऑफ चार्ज। यानी चार्ज क्या होना जरूरी है वहाँ पर? चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो हम गॉस थ्योरम देख रहे हैं। एक सतह बना लेते हैं। ये हमने एक एरिया बना लिया। इसके अंदर मान लिया ये स्फीयर है, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है। तो चार्ज चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चारों तरफ। अब इसके साथ अगर हम एक एरिया बना देते हैं, छोटा सा एक सतह बना देते हैं, सरफेस एरिया आप कहिए, तो उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमें मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चलेगा? अगर हमने इसे r माना है, r रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, अगर हमारे पास ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसी के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर में मतलब क्या? अगर ये सतह है तो इसका एरिया वेक्टर 90 डिग्री होगा। कहीं पर भी एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, बोर्ड है ये, बोर्ड का एरिया वेक्टर क्या होगा? 90 डिग्री, जैसा आपको दिख रहा है। आप ऊपर से देखेंगे इसको तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जो एरिया वेक्टर का नोटेशन होगा उसका डायरेक्शन होगा। तो एरिया वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, जिसका एरिया स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना है? ds है। क्योंकि यहाँ पर चार्ज था तो चार्ज फील्ड बनाएगा। कितना फील्ड बनाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है यहाँ पर। इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि ds और E के बीच मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या है? पैरेलल है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने से क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी फ्लक्स अगर हम निकालना चाहें तो या तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू चार्ज Q एट डिस्टेंस r। क्योंकि डिस्टेंस r इसलिए क्योंकि एरिया जो है वेक्टर जिसको जो हमने बनाया है, हम निकालना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर, रेडियस r है, इसीलिए r डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो हम फ्लक्स भी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्योंकि हमने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं है। फ्लक्स हमारे पास क्या है, तो E ds कॉस थीटा है। टोटल के लिए हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, उसमें भी क्लोज सतह, बंद सतह के लिए है, इसीलिए ये क्लोज इंटीग्रल का साइन है। आप अगर ऐसे लिखें तो भी चलेगा, या सिर्फ आप इंटीग्रल का साइन देंगे वो भी चलेगा। बस ये दोनों में उतना ही डिफरेंस है जितना +1 लिखना और 1 लिखने में, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, ज़्यादा सूचना है, प्लस इंडिकेट कर दिया है उतना ही। तो ये क्लोज इंटीग्रल का हमने साइन दे रखा है। तो आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया वेक्टर यानी एरिया, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे, एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्र से गुना कर देना है। किसमें, विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्रफल जहाँ तक बन रहा है, विद्युत क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं तो क्षेत्रफल तो होगा ही, कहीं चार्ज रख देंगे तो चारों तरफ क्षेत्रफल है ना। अब हम जैसा गॉसियन सरफेस डिसाइड करेंगे, जिस दूरी पर गॉसियन सरफेस डिसाइड करेंगे वैसा हमारे पास क्षेत्रफल होगा और वैसा ही फ्लक्स होगा हमारे पास। वो डिपेंड करता है कि हमने डिसाइड कैसा किया है। चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, हम जिस शेप में चाहें उस शेप का गॉसियन सरफेस डिसाइड कर सकते हैं और फिर उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। गॉस का नियम जहाँ पर लागू हो जाता है, गॉस का ये फॉर्मूला जहाँ पर अप्लीकेबल है, उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये सारा कुछ गॉसियन सरफेस है, बस गॉस और सरफेस, गॉसियन सरफेस, कुछ विशेष नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकाले तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E × ds cos थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास अगर निकालना हो, कहीं पर भी टोटल होगा तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का साइन दोगे, और यहाँ क्लोज इंटीग्रल है इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन का साइन हमने दे दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है cos थीटा का वैल्यू क्या है, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि जो एरिया का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। कहीं पर भी हम लेते तो 0 डिग्री ही होता है। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर बनाते ऐसे जाता है, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर बनाते, यही डायरेक्शन है हमारे पास। तो जहाँ इच्छा है वहाँ पर हम बना लें, और साथ में ये ध्यान रखें कि डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और साथ में जो हम एरिया वेक्टर कंपोनेंट बनाया है उसका डायरेक्शन क्या है। तो वो तो हमेशा 90 डिग्री होगा सतह के। कौन सा, एरिया वेक्टर। तो वैल्यू देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से लग करके यहाँ चिपका दीजिए, 1/4πε0 Q/r²। साथ में देखिएगा ds है। तो चूंकि ये टर्म जो है हमारे पास, उसको इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं, हमारा इंटीग्रेशन का टर्म क्या है, ds है। तो उसको हमने बाहर कर दिया और उसके बाद फिर लिखा 1/4πε0 Q/r²। चूंकि यहाँ पर देखिए क्लोज इंटीग्रल ds का निकालेंगे, यहाँ पर हमने स्फेरिकल शेप लिया है, स्फेयर है, तो स्फेयर का क्या होता है 4πr²। 4πr² एरिया होता है स्फेयर का, हमने वो लिख दिया, यहाँ पर 4πr² लिख दीजिए, 4πr²। जो भी वैल्यू कटने वाला है, 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो आपको दिखेगा कि 1/ε टाइम ऑफ चार्ज का वैल्यू आ गया है, जो गॉस थ्योरम ने बताया है। तो गॉस थ्योरम के अनुसार हमारे पास जो रिजल्ट आना था
वो रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है, क्यों हम गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे पास ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है जिसका नाम गॉस पे पड़ा। गॉस साइंटिस्ट थे हमारे पास, तो गॉस थ्योरम आया हमारे, या गॉस लॉ कहा जाए। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं निकालना है तो हम फ्लक्स से निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। साथ में अगर हम चाहें कि कूलम्ब्स लॉ गॉस लॉ से आ जाए रिवर्स केस में, यहाँ पर कहा जाएगा कि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि फाइंड द गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, तो ये डेरिवेशन है। इसका उल्टा भी हो सकता है जिसमें कहा जाएगा कि गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ बताइए, आ जाएगा, रिवर्स करेंगे तो भी, उसे भी देखेंगे हम। अभी देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया है कि अगर सरफेस कैसा भी हो, डजेंट मैटर कि सरफेस स्फेरिकल है, सेमी स्फेयर है, या क्यूब है, क्यूबॉइड है, सरफेस जैसा भी होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इनसाइड जो चार्ज है, सतह के अंदर जो चार्ज है, एरिया वेक्टर के अंदर जो चार्ज है, एरिया के अंदर जो चार्ज है। जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल के अंदर जितना चार्ज है उतना फ्लक्स होगा। फुटबॉल कितना बड़ा है वो बाद की बात है कि कितना दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फ्लक्स उतना ही होगा जितना उसके अंदर चार्ज है। बड़ा छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने दिख रहा है यहाँ। फ्लक्स निर्भर किस पे करता है? तो चार्ज पे, चार्ज उसके अंदर कितना है इसी पे डिपेंड करता है, बाकी कोई फैक्टर पे नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है ही है एग्जाम पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे करेगा नहीं करेगा, वॉल्यूम पे करेगा नहीं करेगा, चार्ज इनसाइड है उस पे करेगा या आउटसाइड है उस पे करेगा। तो सिर्फ इनसाइड चार्ज जितना है उस पे करेगा, आउटसाइड चार्ज पे निर्भर नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर हमने सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया है Q1 Q2 Q3 Q4 हमने डिसाइड किया है। एक सतह के अंदर चार्ज है, कुछ सतह के बाहर चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा कि इनसाइड सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है। और क्या निर्भर करेगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू शेप पे निर्भर नहीं करेगा। यहां देखिए, अगर यहां पर चार्ज Q है, Q है, Q है, यानी सेम चार्ज है, तो अलग अलग चूंकि बना हुआ है शेप पर, उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। फ्लक्स का वैल्यू सभी शेप के लिए इक्वल है, कोई विशेष अंतर नहीं है फ्लक्स में। और इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कुछ अगर हमारे पास इस तरह का शेप हो, और अगर बोला जाए या कोई शेप हो, इनसाइड और आउटसाइड की बात कर रहे हैं हम, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड और आउटसाइड अगर दोनों तरफ की बात करें तो ये हमारे पास मान लिया जाए इनफाइनाइट से कोई आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज हमने इनसाइड नहीं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये सरफेस अगर हमने डिसाइड किया तो 0 होगा, क्योंकि आने वाला जो है इनसाइड वो आउटसाइड के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है 100 और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है 100, दोनों इक्वल है और एरिया भी दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। फिर अगर हमारे पास ऐसा कोई है कि माइनस और प्लस चार्ज के बारे में डिसाइड करें, तो ये जो फ्लक्स का वैल्यू इस केस में होगा, क्योंकि ये आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, और ये इनसाइड है, अंदर की तरफ है, तो इसमें जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो 0 से अधिक होगा। इसमें जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो 0 से कम होगा। दिख रहा है? हाँ, चलिए, क्लियर विजन है। तो फ्लक्स का वैल्यू माइनस चार्ज के लिए माइनस चार्ज है, तो फ्लक्स का वैल्यू इनसाइड होता है, तो फ्लक्स का वैल्यू 0 से कम होगा। और अगर यही चार्ज प्लस है आउटवर्ड,
फ्लक्स का वैल्यू 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक होगा। और अगर इस तरह का है कि आने वाला और जाने वाला यानी इनफाइनाइट से आ रहा है और हमने कहीं ड्रॉ कर रखा है, तो वहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। इनसाइड है तो कुछ वैल्यू होगा, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट से आ रहा है 0 होगा, क्योंकि आने वाला फील्ड जाने वाले फील्ड के बराबर, एरिया दोनों के लिए बराबर, तो फ्लक्स 0। एक बात और, इनफाइनाइट से आने वाले फील्ड लाइन को हमेशा हम पैरेलल दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं पैरेलल? ऐसे अगर यहाँ चार्ज हमने रखा तो ये तो इस तरह से निकलता है, लेकिन इनफाइनाइट से आने वाले चार्ज को हम पैरेलल दिखाते हैं। ये बेसिक है, पर अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि ये चूंकि बन तो रहा है, यहाँ पर जा रहा है इनफाइनाइट को, तो इनफाइनाइट पे पैरेलल हो जाएगा। या इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट से आने को क्या कहेंगे? ये हमारे पास चार्ज है, अगर ये निगेटिव है तो इनफाइनाइट से आ रहा है, सब इनफाइनाइट से आ रहा है। तो इनफाइनाइट से आने वाला चार्ज अगर है तो कहीं ना कहीं वो चीज याद कीजिए कि अनंत से आने वाली रेखाएं या पैरेलल रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं? अनंत पर। पैरेलल रेखाएं कहाँ मिलती है? अनंत पे। समानांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? अनंत पे। तो जब समानांतर रेखाएं मिलती हैं अनंत पे, तो अनंत पर समानांतर है, अनंत से आने वाली रेखाएं समानांतर थी तो मिली कहाँ? -q पे। और अगर अनंत पे जा रही है तो कहीं ना कहीं समानांतर हो जाएगी। अनंत पे जाकर के अगर मिलना है तो समानांतर है भी, और अनंत पे जाकर के मिल जाएगा। यानी कहीं पर अनंत से आने वाली रेखाएं या अनंत को जाने वाली रेखाओं को अगर हम ड्रा करेंगे तो क्या होगा? समानांतर रेखा। इसीलिए जहां पर भी समानांतर लिखा हुआ है, अगर क्यू चार्ज स्पेस में कहीं पर पड़ा हुआ है तो वहां पर से तो निकलेगा स्फेयर का रेडियस वेक्टर की तरह, सब निकल रहा है ऐसे। लेकिन जब जा रहा है अनंत की में तो क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। अनंत से या तो निकले या अनंत में समा जाए, बीच में जो है सब समानांतर है, सब पैरेलल होगा। तो अब इस टॉपिक को यहीं पे करते हैं खत्म। इससे जो बचा हुआ है यानी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। वीडियो को भी हमने छोटा बनाया है जानबूझ करके, आप लोगों का अगर सहयोग मिलेगा, अगर सब्सक्राइबर और तेज़ी से बढ़ता है तो हम एक पूरा चैप्टर का 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी समय लगे ओवरव्यू लेकर के, सारा टॉपिक लेकर के हम आएंगे। न्यूमेरिकल भी देखते जाएंगे। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, या बन जा रहा है पर फास्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना और टाइम कम लेकर के बनाना ये दो अलग चीज़ है। टाइम कम लगे न्यूमेरिकल बन जाए, सबके लिए ट्रिक है। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आता है कुछ टॉपिक का, कुछ न्यूमेरिकल का, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बताएंगे इजी वे में। फिलहाल आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं बन पा रहा है। तो नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ एप्लीकेशन इसका देखेंगे कि गॉस थ्योरम तो बन गया, गॉसियन सरफेस तो हमने समझ लिया। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पर इसका और महत्व है। 10 क्लास के लिए भी कुछ वीडियो डालना भी है। एक चैप्टर वहाँ कंप्लीट हो चुका है, उसका न्यूमेरिकल्स भी बताना है। 12 का ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा ही, चाहे वो बिहार बोर्ड वाले हों या CBSE वाले हों या कोई कंपटीशन हो, ये तो जानना ही है। इसके बगैर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा ही नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कूलम्ब्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही गॉस लॉ भी इम्पॉर्टेंट है। गॉस लॉ कूलम्ब्स लॉ दोनों एक ही चीज़ है। ये थोड़ा आसान हो गया फ्लक्स निकालने के लिए। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हम जान गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। अगर यहाँ पर दे दिया गया कि 10 कूलम्ब चार्ज है, तो हम, और एरिया अगर हमारे पास नहीं भी मालूम है तो 1/ε टाइम कर देंगे 10 कूलम्ब का। यानी अगर इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है। मैंने कुछ चीर फाड़ भी ऑपरेशन किया है इसमें, जब भी ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए हमने किया है। तो
अगर कह दे कि 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है प्लस 10 कूलम, और फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए आपको एरिया की ज़रूरत नहीं है। आसान हो गया ना। 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर दूरी पे कह दे कि आप बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो या तो फिर आप लगाओगे वही पुराना सा ये वाला फार्मूला, तब निकालोगे, या तो फिर बिना डिस्टेंस को कंसिडर किए, डिस्टेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस दिया हुआ है तब तो ये निकालेंगे, पर इसमें और कम सूचना है, कम इंफॉर्मेशन है, तब भी आप फ्लक्स निकाल लोगे। कैसे? तो 10 डिवाइडेड बाई 8.85 और 10⁻12, इसको सोल्व कर दो, फ्लक्स आ गया। तो आसान हो गया ना फ्लक्स निकालना। या तो फ्लक्स आप निकालते ये फॉर्मूला लगाते, ये ईडीएस का फॉर्मूला। अब ईडीएस का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट चार्ज और 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का वैल्यू लगा दिए, सोल्व हो गया। तो चलिए फिलहाल क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।